Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10, changes in the arts. So student, from chapter 1 to chapter 9, we have discussed thoroughly that Britishers affected this, Britishers affected that, farmers परेशान है, ट्राइबल कम्युनिटी परेशान है, किंग्स परेशान है, सोल्जर्स परेशान है, हमने यही देखा। तो अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं चेंजेस इन द आर्ट्स, तो वो कुछ नया है क्या? जब वो इंडिया आएंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आर्ट में भी लेके आएंगे। तो जो आर्ट था कॉलोनियल पीरियड का, वो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट से इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि विजुअल आर्ट में क्या चेंजेस आए। ठीक है, इंडियन सोसाइटी पॉलिटिक्स में जो चेंजेस थे क्या वो आर्ट में रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, और स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे द आर्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, डिटेल में पेंटिंग क्या बच्चा, जैसे ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया, बहुत सारे यूरोपियन इंडिया आने लगे इंडिया को देखने, है ना। मेनी यूरोपियन आर्टिस्ट बिगिन टू विजिट इंडिया. When they came to India, they started bringing new techniques, new styles of painting, and basically the use of oil painting. Okay, oil painting को बनाने लगे उन्होंने इंडिया में, पॉपुलराइज किया किसको? ऑयल पेंटिंग को। ठीक है, और इस ट्रेडिशन को हम बोलते थे इम्पीरियल ट्रेडिशन। तो जैसे ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, मैनी यूरोपियन आर्टिस्ट बिगिन टू विजिट इंडिया, they bought them they bought with them new styles, new techniques of paintings, and that painting we call as imperial traditions. Okay, and even they popularize the use of or the techniques of oil painting. पहले हम लोग यूज नहीं करते थे ऑयल पेंटिंग, ब्रिटिशर्स ही लाए। नाउ न्यू ट्रेडिशंस, तो बच्चा जो हम एक पॉपुलर इंपीरियल ट्रेडिशन ये है कि वो लोग रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग में बिलीव करते हैं। जैसे हम इंडियंस आप तक पेंटिंग बना रहे थे महाभारत की, श्री कृष्ण की, रामायण की, भारत माता की, सो मेनी मोर, बट विच इज़ रियलिस्टिक, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक, विच इज़ समहाउ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन में बेस करती थी। रियलिस्टिक हम कुछ भी नहीं बनाते थे। पर एक पॉपुलर इंपीरियल ट्रेडिशन था ब्रिटिशर्स का कि दे स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड, रियलिस्टिक लैंडस्केप। ओके, जो आर्टिस्ट थे वो प्रोड्यूस करते थे रियल लाइफ लाइक पेंटिंग। ठीक है, आप जैसे किसी रिवर का डायग्राम बना दिया, रिवर की पेंटिंग बना दी, माउंटेन्स बना दिए, सीन्स ऑफ नेचर, क्राउडेड स्ट्रीट, एक ऐसी स्ट्रीट बनाई, गली बनाई जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, ताजमहल, लाल किला, इसकी पेंटिंग बना दी, मतलब मॉन्यूमेंट की पेंटिंग बना देते थे। वो पर्सपेक्टिव टेक्निक का यूज़ करते थे। दे यूज़ द टेक्निक ऑफ पर्सपेक्टिव, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पास में है उसको वो बड़ा दिखा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट दूर है उसे छोटा दिखा रहे हैं। तो ऐसा ही तो होगा, इसे क्या बोलते हैं? टेक्निक ऑफ पर्सपेक्टिव, इन विच ऑब्जेक्ट्स विच वर नियर अपीयर्ड बिगर। ऑब्वियसली बात है, जो ऑब्जेक्ट पास होगा वो बड़ा ही दिखेगा। ये जो पेंटिंग है, देखो आजकल बच्चा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये बनाने वाले थे थॉमस डैनियल। कब बनाई इन्होंने? 1797 में बनाई। और जो दूर चीज होती थी वो स्मॉल दिखती थी। टू फेमस पेंटर्स की अगर हम बात करें तो वो हैं, अब चलो दो फेमस पेंटर्स के नाम आप लोग याद रखेंगे, वो कौन से हैं? थॉमस डैनियल एंड विलियम डैनियल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी है, तो अगर कोई पढ़ भी रहा होगा तो यहाँ से देख ले कि जो पॉपुलर इंपीरियल ट्रेडिशन था वो था रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग। फिर जो आर्टिस्ट थे वो रियल लाइफ लाइक पेंटिंग बनाते थे, उनमें नेचर, क्राउडेड स्ट्रीट और मॉन्यूमेंट को दिखाते थे। और फिर लास्ट पॉइंट इसका यहाँ से लिखेंगे आप कि जो चीज़ें उन्होंने टेक्निक ऑफ पर्सपेक्टिव का यूज़ किया, टेक्निक ऑफ पर्सपेक्टिव, और इसके अंदर जो चीज़ें दूर होती थी वो छोटी दिखती थी, जो चीज़ें पास होती थी वो बड़ी दिखती थी। ठीक है, दो अगर मैम पूछेगी 1 मार्क क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ 2 फेमस पेंटर ऑफ दैट टाइम, तो व्हाट विल यू राइट? थॉमस डैनियल एंड विलियम डैनियल। इन्होंने बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग बनाई है, किसके ऊपर? कैनवास के ऊपर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉपुलर ट्रेडिशन था, वो ये था पोर्ट्रेट पेंटिंग। रिच और पावरफुल लोग जो थे, भले वो ब्रिटिशर हो इंडियन हो, कुछ पेंटर्स को कमीशन करते थे कि आओ और हमारी लाइफ लाइक पोर्ट्रेट बनाओ। मतलब आप लोग देखते हैं ना, इसे आज भी टीवी में होता है, मूवीज़ में होता है, जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, हीरो हीरोइन, वो इस तरीके से बैठे होते हैं और एक पेंटर होता है, उनका स्केच बना रहा होता है, पेंटिंग बना रहा होता है, लाइक दैट ओनली। सो मेनी इंडियंस नवाब हैड पोर्ट्रेट्स पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट। बहुत सारे हमारे इंडियन नवाब, इंडियन राजा, ये लोग भी यूरोपियन आर्टिस्ट से अपना चित्र बना लेते थे, मतलब पोर्ट्रेट बना लेते थे। The Mughal tradition of painting portraits in miniature was less popular now. और जो मिनिएचर पेंटिंग का जो ट्रेडिशन था, मुगल ट्रेडिशन, वो अब धीरे धीरे कम हो गया।
थर्ड ट्रेडिशन था कि आप लोग हिस्टोरिकल पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे बच्चा, हिस्टोरिकल पेंटिंग। दूसरा था, देखो पहला हम लोगों ने पढ़ा रियलिस्टिक लैंडस्केप, और सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। फर्स्ट रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग, सेकेंड पोर्ट्रेट पेंटिंग, और थर्ड है हिस्टोरिकल पेंटिंग। क्या है बच्चा, हिस्टोरिकल पेंटिंग। The third tradition was the historical painting. These traditions sought to highlight the various episodes of British imperial history, और इसमें ब्रिटिश imperial history के जो वेरियस एपिसोड्स हैं, ये लोग क्या करते थे, हमेशा ऐसी पेंटिंग बनाते थे जिसमें ब्रिटिशर्स को विक्टोरियस दिखाते थे, ठीक है, कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ये किया, इसको जीत लिया, इसको जीत लिया, इस तरीके की पेंटिंग भी दिखाते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे, हिस्टोरिकल पेंटिंग। जो पेंटर्स होते थे इस ट्रेडिशन के, वो बैटल सीन दिखाते थे, the conquest of Indian territories and smaller such themes, similar smaller बोला, similar such theme, कि इंडियन टेरिटरीज को कैसे ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं, मतलब हमेशा ऐसा विक्टोरियस ब्रिटिश को दिखाना है और अच्छा दिखाना है उन्हें। Now symbolism in painting, there was a lot of symbolism in painting of this period. इस पीरियड में जितनी भी पेंटिंग बनी ना, उसमें बहुत सारे सिंबलिज्म थे, जैसे ब्रिटिश को हमेशा ग्लोरीफाई करते हुए दिखाया कि इनका जो रूल है बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो पेंटिंग दैट दे कमीशन, वो ऐसे ही दिखाते, ऐसी ही पेंटिंग्स को कमीशन करते थे जिसमें वो ब्रिटिश रूल को ग्लोरीफाई करते हुए दिखाएं, मतलब जो ब्रिटिश रूल है वो बहुत अच्छा है ऐसा दिखाएं। पेंटिंग का फीचर होता था, भले वो इंग्लिश हो या इंडियन हो, ठीक है, इंग्लिश को हमेशा सुपीरियर दिखाएंगे, इंडियंस को हमेशा इन्फीरियर दिखाएंगे। इन द पेंटिंग दैट फीचर्ड बोथ इंग्लिश एंड इंडियन, अगर ऐसी कोई पेंटिंग हो जिसमें इंग्लिश भी होगा और इंडियन भी होगा, तो जो इंडियन होगा उसको इंफीरियर दिखाएंगे और जो इंग्लिश होगा उसको सुपीरियर दिखाएंगे, रीगल दिखाएंगे। आई बात समझ में, अगर कोई पेंटिंग में वो देखो ब्रिटिश को भी दिखा रहे हैं, मतलब इंग्लिश को भी दिखा रहे हैं, इंडियन को भी दिखा रहे हैं, तो हमेशा इंग्लिश को ऐसे दिखाएंगे बहुत सुपीरियर, हाईली एजुकेटेड, नॉलेजेबल, और इंडियंस को दिखाएंगे एज इन्फीरियर। पेंटिंग से जो ब्रिटिशर्स थे वो एक इनविंसिबिलिटी की इमेज को क्रिएट करना चाहते हो, वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, इनविंसिबल, वही वाला। इनविंसिबल मतलब जिसको कोई हरा ना सके, इनविंसिबल मतलब जिसको कोई हरा ना सके। तो जो पेंटिंग्स होती थी उसके थ्रू ब्रिटिश ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते थे जिसमें ब्रिटिशर्स किसकी तरह दिखा सके अपने आप को, इनविंसिबल। ब्रिटिश अपनी इमेज हमेशा इनविंसिबल, वो जिसे कोई हरा नहीं सकता, इस तरीके से दिखाना चाहते थे। वो अपने आप को हमेशा ऐसे डेपिक्ट करना चाहते थे कि देयर मिलिट्री ट्रम्प्स, मतलब वो हमेशा जब भी लड़ते हैं हमेशा वही जीतते हैं। दे कमीशन मेनी पेंटिंग्स इन विच दे डेपिक्ट देयर मिलिट्री ट्रियम्फ, मतलब जीत को दिखाई दिए। उन्होंने हमेशा ऐसी पेंटिंग को कमीशन किया बच्चा जिसमें उन्हें जीतता हुआ, आर्मी मिलिट्री में जीतता हुआ दिखाई दी होगी, जिस पेंटिंग में, मतलब एक ऐसी पेंटिंग होगी जहाँ ब्रिटिशर्स आर्मी लड़ रहे थे और जीतते हुए दिखाई दी, उन्होंने उसको कमीशन कर दिया। कुछ पेंटिंग्स में जो इंडियन रूलर्स थे उनको दिखाया बोइंग बिफोर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, बो कर रहे हैं किसके, झुके हुए हैं, सलामी दे रहे हैं किसको, ब्रिटिश ऑफिसर्स को। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग बनवा लेते थे जिसमें हमेशा ऐसे दिखाते थे कि जो इंडियंस है वो सलामी दे रहे हैं, झुके हुए हैं किसके सामने, ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने। All these was a propaganda by the British to show the Indians as poor, like, ये मतलब पेंटिंग के थ्रू भी एक प्रोपेंडा क्रिएट करना चाहते थे कि जो इंडियंस है वो पुअर हैं, गरीब हैं, कुछ नहीं आता है इनको, अनसिविलाइज्ड हैं, और खुद को बस अच्छा अच्छा दिखाया। अब हम देखेंगे इंडियन रिस्पॉन्स को। तो पेंटिंग तो बेटा कंटिन्यू रही, देखो जब ब्रिटिश भी रूल कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया पे उन्होंने सब जगह एक साथ रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अभी भी बहुत सारा पार्ट ऐसा बचा था जहाँ पर हमारे इंडियन रूलर्स थे, तो इंडियन किंगडम्स में इंडियन रूलर्स भी पेंटिंग बनवा रहे थे। ये रूलर एनकरेज करते थे लोकल ट्रेडिशंस को। टीपू सुल्तान ने कमीशन किया था लोकल आर्टिस्ट को कि जो दीवारें हैं उनके पैलेस की उसको कवर कर दें म्यूरल्स से, मूर्तियों से, ठीक है। इन दिस जो आर्टिस्ट था उसने सीन्स बनाए टीपू के, हैदर अली की विक्ट्रीज के ओवर द ब्रिटिशर्स। ठीक, कोई बात, टीपू सुल्तान ने अपने आर्टिस्ट को बोला कि म्यूरल्स बनाओ, मूर्तियाँ बनाओ उनके पैलेस में, उनकी दीवारों को कवर करते हुए। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट आए उन्होंने टीपू सुल्तान, हैदर अली की विक्टोरियस सीन्स ड्रॉ कर दिए जिसमें वो ब्रिटिश के ऊपर विक्ट्री ले रहे थे। ये जो ट्रेंड था ये इंडियंस को ग्लोरीफाई कर रहा था, उनकी विक्ट्रीज को दिखा रहा था, ठीक है। वॉज पॉपुलर इन द कोर्ट ऑफ अदर किंगडम ऑल्सो, और दूसरे कोर्ट्स दूसरे किंगडम्स में भी यही ट्रेंड
बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। कोट पेंटर्स, जब ब्रिटिश स्लोली धीरे धीरे एनेक्स करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटरीज को, तो जो बहुत सारे कोट पेंटर्स थे उनकी लाइवलीहुड छीन गई ना। देखो, अब तक राजा आपको अपने पास रखे रखे हुए थे, वो आपको कुछ ना कुछ देते रहते थे, आपकी लाइवलीहुड आप अर्न कर रहे थे। आपका काम यही होता था कोर्ट में जाए, जब राजा को इच्छा हो तो पेंटिंग वेंटिंग बना दे, नहीं तो आपका खर्च वर्च चलता रहेगा। पर अब उनका तो लाइवलीहुड छिन गया था। क्यों छिन गया था? क्योंकि अब राजा के पास कोर्ट ही नहीं था, वो तो ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। दे ईदर माइग्रेटेड टू स्मॉलर रीजनल सेंटर्स और बिकेम एसोसिएट विद द ब्रिटिशर्स। अब वो जो पेंटर्स थे उनके पास दो ऑप्शन बचते, या तो वो किसी और रीजनल सेंटर में चले जाते, या तो ब्रिटिशर्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं ना ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनसे बोलते थे कि तुम पेंट करो सेक्युलर थीम्स पे, जैसे मॉन्यूमेंट बनाओ, फेस्टिवल सीन्स बनाओ, एनिमल बनाओ, प्लांट्स बनाओ। और फिर धीरे धीरे ये जो पेंटर्स बनाते थे वो किसके घरों में सजाए जाने लगे? ब्रिटिश ऑफिसर्स के घरों में उनका डिस्प्ले होता था, सजाए जाते थे। जब ये ऑफिशियल्स वापस इंग्लैंड गए तो अपने साथ ये पेंटिंग्स को भी लेके गए, इस मेमोरी के रूप में कि कभी भैया वो इंडिया में रहे होंगे। अब पॉपुलर आर्ट की बात हम करें, एक मिनट, चलो। 19th सेंचुरी में जो पेंटर्स थे जो कोर्ट के बाहर थे, उनका नंबर ज़्यादा था बच्चा, है ना। अब बेटा कोर्ट के बाहर जो पेंटर्स हैं वो ज़्यादा हैं, कोर्ट पेंटर्स हैं, है ना। जो ट्रेडिशन था पेंटिंग था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। कहाँ पर? बंगाल में, स्पेशली कालीघाट, जहाँ पर स्क्रोल पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। जो पेंटर होता था वो पेंट करता था माइथोलॉजिकल थीम, जैसे रामायण का कोई सीन ले लिया, महाभारत का सीन ले लिया, देवी देवताओं के इमेजेस वो बनाते थे। जो स्टाइल होता था वो नॉन रियलिस्टिक होता था, नॉन लाइफ लाइक होता था। जहाँ ब्रिटिशर्स लाइफ लाइक रियलिस्टिक में बिलीव करते थे, वहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रॉल पेंटिंग, कालीघाट, यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉन लाइफ पेंटिंग बन रही है। ग्रेजुअली जो पेंटर्स थे वो अपनी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस हुए, और फिर धीरे धीरे वो लोग भी सोशल और पॉलिटिकल थीम बनाने लग गए। पहले जो भगवान के देवी देवताओं की मूर्तियां बना रहे थे, अब वो भी सोशल और पॉलिटिकल थीम पे काम करने लग गए। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारी कालीघाट पेंटिंग मिली है जो सोशल लाइफ बता रही हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तब दूसरे लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, ऐसा कौन बना रहा है, दिखा रहा है कालीघाट पेंटिंग। जो पहले सिर्फ देवी देवताओं की ही पेंटिंग बनाते थे, माइथोलॉजिकल थीम बनाते थे, पर अब उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया और सोशल लाइफ दिखाने लग गए। अब बेचारा पेंटर अपनी पेंटिंग के थ्रू डेपिक्ट करता है अपने फियर को, अपने डर को, अपने एंगर, अपने गुस्से को, और कंटेम्प्ट अगेंस्ट थिंग्स जिन चीज़ों से वो परेशान था, वो पिक्चरों के थ्रू दिखाता, अपने गुस्से को, अपने डर को पिक्चर के थ्रू दिखाता, पेंटिंग के थ्रू दिखाता। दैट दे वर कंसिडर्ड वेंट अगेंस्ट जनरली एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स। और वो चीज़ें जो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं थी, उनके लिए भी। अनलाइक द पेंटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द कोर्ट, बेटा जो कोर्ट में जो पेंटिंग्स बन रही थी वो एक्सपेंसिव होती थी, विच वर जनरली कमीशन एंड एक्सपेंसिव। जो कालीघाट पेंटिंग थी वो इनएक्सपेंसिव थी, और इवन उन्हें कोई गरीब भी ले सकता था। आई बात समझ में? अनलाइक द पेंटिंग्स विच वॉज मेड इन अ कोर्ट, जो कालीघाट पेंटिंग थी वो सस्ती थी। वो जो कोर्ट पोइट थे, कोर्ट पेंटर्स थे, उनकी कमीशन की हुई थोड़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स होती थी, पर कालीघाट पेंटिंग गरीब भी खरीद सकता था। दिस वॉज बिकॉज दे वर मास प्रोड्यूस्ड। कालीघाट पेंटिंग का प्रोडक्शन ज़्यादा नंबर में हो रहा था, मास प्रोडक्शन हो रहा था, इसलिए उनका प्राइजेस कम थे। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स वाटर कलर में थी और पेपर के ऊपर थी। जो कालीघाट पेंटिंग थी वो पेपर के ऊपर बन रही थी और वाटर कलर में भी बन रही थी। ये कालीघाट पेंटिंग का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कालीघाट पेंटिंग एंड दिस इज द इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड बाय अभिंद्रनाथ टैगोर। और वो पेंटिंग्स जो मास मार्केट के लिए थी, बहुत सारे लोगों के लिए थी, अब उन्हें प्रेस से, मतलब प्रिंटिंग प्रेस, मतलब मशीनों से भी प्रोड्यूस किया जा रहा था। वन ऑफ देम वॉज कलकत्ता आर्ट स्टूडियो। ये प्रोड्यूस करता था लाइफ लाइक इमेजेस ऑन वैरायटी ऑफ थीम्स, बहुत सारी थीम्स पे लाइफ लाइक इमेज क्रिएट करता था। कौन? कलकत्ता आर्ट स्टूडियो। जैसे ही जैसे नेशनलिज्म का राइज हुआ, जो पेंटिंग्स थी वो नेशनलिस्ट मैसेज को कैरी करने लगी, रीजनल रिलीजियस मैसेजेस, रिलीजियस सिंबल
की ज़रूरत पड़ी कि भाई हम किसी तरीके से तो एसोसिएट हों एक दूसरे के साथ, तो नेशनलिस्ट मैसेज को स्प्रेड कर रही थी पेंटिंग्स। रिलीजियस सिंबल बिगेन टू बी यूज टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडिया। अब नेशनलिस्ट आइडिया को फैलाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे? रिलीजियस सिंबल का यूज़ कर रहे थे। ठीक, कोई बात। नेशनलिज्म का मैसेज बन गई थी एक तरीके से पेंटिंग। फिर रिलीजियस सिंबल की ज़रूरत थी हमको हमारे नेशनलिस्टिक आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, वो भी मिलने लगे। कुछ पेंटिंग्स में इंडिया को डेपिक्ट किया जाता है ऐसे भारत माता आ गॉडेस देवी की तरह। इन दिस वे पेंटिंग बिगेन टू ड्रॉ डिफरेंट थीम्स, और इस तरीके से हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पे पेंटिंग बनने लग गई टू इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। लोगों को इंस्पायर करने, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, हमारी भारत माता के लिए उठो और लड़ो। अब हम बात करेंगे नेशनल आर्ट की। तो लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी में एक और फर्दर एवोल्यूशन हुआ पेंटिंग्स में। राजा रवि वर्मा आए। तो नेशनल आर्ट में सबसे इम्पोर्टेंटली हमको पढ़ना है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने क्रिएट की डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ ए जोन। उन्होंने अपना खुद का एक स्टाइल बनाया। वो मास्टर थे ऑयल पेंटिंग के और रियलिस्टिक इमेजेस बनाते थे। वो जनरली पेंट करते थे थीम्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी एंड फ्रॉम द एपिक्स। एपिक्स माइथोलॉजी से कुछ ना कुछ वो थीम उठा के, इंडियन माइथोलॉजी इंडियन एपिक से कुछ ना कुछ थीम उठा के वो जनरली पेंट करना स्टार्ट कर देते थे। वो ऑयल पेंटिंग के मास्टर थे और रियलिस्टिक इमेज बनाते थे। तो ये शायद किसी क्वेश्चन का भी आंसर है। शॉर्ट 3 अब देख लेना आप लोग क्वेश्चन से, है ना। 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। ये स्टूडेंट क्वेश्चन ही पूछा गया है। क्वेश्चन जरा सुनो ध्यान से। हाउ डिड इंडियन लिटरेचर चेंज ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी? ठीक है, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला है ये। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा रवि वर्मा एंड रविंद्रनाथ टैगोर टू नेशनल आर्ट? नेशनल आर्ट में राजा रवि वर्मा और रविंद्रनाथ का क्या कंट्रीब्यूशन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ही आंसर है, तो जरा इसको ध्यान से समझो। ठीक है, चलो देखो। तो जो राजा रवि वर्मा थे वो एक अलग स्टाइल का पेंटिंग बनाते थे। उन्होंने खुद का स्टाइल डेवलप किया था। वो ऑयल पेंटिंग के मास्टर थे, रियलिस्टिक इमेजेस बनाते थे। वो जनरली पेंट करते थे इंडियन माइथोलॉजिकल थीम्स को, एपिक्स को। ठीक है, तो ये तो राजा रवि वर्मा का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम रविंद्रनाथ का देखेंगे। बंगाल में जो ट्रेडिशन था पेंटिंग का वो हमेशा से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अलग ही स्टाइल का एक स्टाइल क्रिएट किए, डिफरेंट स्टाइल क्रिएट किए पेंटिंग की। दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा जिनको हमने भी पढ़ा उनसे थोड़ा सा अलग एक नया स्टाइल क्रिएट किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। द पेंटर्स ऑफ बंगाल स्कूल रिवाइव्ड ट्रेडिशनल इंडियन। जो पेंटर्स थे बंगाल रिवाइव्ड इंडियन, द पेंटर्स थे जो बंगाल के, उन्होंने बंगाल स्कूल के इंडियन ट्रेडिशन को रिवाइव किया। फिर से देखो, बंगाल में पेंटिंग हमेशा से पॉपुलर थी। यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना ही डिफरेंट स्टाइल क्रिएट किया जो कि राजा रवि वर्मा से बिल्कुल अलग था। जो पेंटर्स थे बंगाल स्कूल के उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को रिवाइव किया और मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई। दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द स्टाइल ऑफ म्यूरल पेंटिंग। उन्हें म्यूरल पेंटिंग भी बहुत अच्छी लगती थी, उससे भी उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन ली जो अजंता एलोरा के केव्स में थी। नंदलाल बोस एक स्टूडेंट थे रविंद्रनाथ टैगोर के। उन्होंने सीन्स को पेंट किया। एंशियंट लीजेंड, जो हमारे एंशियंट लीजेंड थे उनकी पेंटिंग बनाना स्टार्ट की रविंद्रनाथ टैगोर के एक स्टूडेंट जिनका नाम था नंदलाल बोस। ही यूज्ड शेडिंग टू गिव 3 डायमेंशनल इफेक्ट। और ये जो नंदलाल नंदलाल बोस थे रविंद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट, इन्होंने शेडिंग करना स्टार्ट की, 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की कोशिश की। ना फोटोग्राफी, तो जो आर्ट था फोटोग्राफी का वो बहुत पॉपुलर हुआ मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। एक नए आर्ट की बात होने लगी जो आर्ट था फोटोग्राफी का। जो फोटोग्राफर्स थे यूरोप से वो इंडिया आए और प्रमोट करने लगे, पॉपुलराइज करने लगे फोटोग्राफी को। एक इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफर थे फेलिस बीटो। One of the important photographers was Felice Vito. He photographed India during the period of revolt of 1857. फेलिस बीटो ने इंडिया की फोटोग्राफी की किस रिवोल्ट की? 1857 की रिवोल्ट की, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ही एंड अदर फोटोग्राफ्स ऑफ दिस पीरियड स्पेशली सैम्यूल बॉर्न
जो सैमुअल बॉन थे वो बहुत इंटरेस्टेड रहते थे बच्चा, कि वो उस मूवमेंट को रिकॉर्ड कर पाए जहाँ पर ब्रिटिश मिलिट्री ट्रिम्स है, मतलब जहाँ पर ब्रिटिश की मिलिट्री जीत रही है, rather than to record the cultural diversity of India. It means they were not bothering about the cultural diversity of India. Only they were thinking how to capture British military trims. बस ब्रिटिश को जीतता दिखाना है. In most of the photographs, the British are glorified in subtle manner. They only glorify Britishers through their photographies and started showing Indians as a backward. ठीक है. In their photographies, they try to show British as glorious and Indian as backward. With the growth of national identity, जैसे national identity का जो ग्रोथ होता गया इंडियंस के अंदर, जो फोटोग्राफी की जो थीम थी उसमें भी चेंजेस आए. ब्रिटिश और जो यूरोपियन फोटोग्राफर्स थे कंटिन्यू टू शो अ कॉलोनियल माइंडसेट. वो अपनी फ़ोटोज़ में कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाते थे, पर जो इंडियन फोटोग्राफर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया. राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म मीन्स दे स्टार्टेड क्लिकिंग द फोटोज़ विच इज शोइंग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. They started clicking the photos of marches and meetings of nationalistic heroes, and so were the movements launched by Mahatma Gandhi. Whatever is there which is anti British, they started taking the photographs of that, um, especially whatever movement launched by Mahatma Gandhi. Yes, why are photography is considered one of the most reliable source for studying history? Because at the time of making paintings, I can change some of the landscape, some of the features, but in photography, no one can change. Photography means what? Whatever is going on, I have to capture it, और वी कैन कैप्चर वट एवर इज गोइंग ऑन ओनली. तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते. तो हिस्ट्री पढ़ने का सबसे रिलायबल सोर्स है फोटोग्राफ्स. ओके. पेंटिंग्स वगैरह में भी हम जैसे देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं अशोक बहुत अच्छे नहीं लगते थे, वो मतलब क्या बोलना चाहिए, दिखने में वो सुंदर नहीं थे, पर हम कितनी सारी इमेजेस देखते हैं जिसमें अशोक को कितना सुंदर दिखाया जाता है. ठीक है. तो फोटोज से वो सॉरी इमेजेस, बनी हुई इमेजेस से ज़्यादा फोटोग्राफी रिलायबल है अकॉर्डिंग टू मी. आप लोग देखें, आपकी सोच. So student, I'm ending this video here. Only if you find it out any problem to write in comment section.